हेलो दोस्तों, मैं आपका दीपक सर और आप सभी को अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो पे रेलवे के एक पेपर के बारे में डिस्कशंस किया था और मैंने कहा था कि मैं हर प्रीवियस ईयर्स के पेपर को सॉल्व कराऊंगा, तो वो क्रम लगा हुआ है। आज हम रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर का सेकंड फेज लेते हैं, यानी दूसरा पेपर आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बिना समय गवाए सीधे सीधे हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं और देखते हैं किस तरह का क्वेश्चंस एग्जामों में आया हुआ है, कौन से शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलो देखा जाए और समझा जाए। अब तो रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर पेपर ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या है दोस्तों। तो आइए चलिए, क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, ध्यान से चीजों को पढ़िए। अब मैं पढ़ता हूं, देखा जाए क्या कहा गया है दोस्तों। कहा गया है कि 3 साल के लिए 15% साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि पर 5 साल के लिए 12% वार्षिक ब्याज पर निवेश की गई दूसरी राशि पर समान ब्याज मिलता है। तो निवेश की गई राशियों का अनुपात क्या है, यानी दोनों ही राशियों पर हमें जो ब्याज मिलता है वो आपस में क्या है, समान है। तो सीधे सीधे सवाल को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं पहला वाला मूलधन P1 है, P1 इंटू कितने पर 3 सालों के लिए लगाया गया है 15%, और दूसरे वाले को हम मान लेते हैं P2 है, जिसे कितने सालों के लिए लगाया गया था दोस्तों, तो कहा गया था 5 सालों के लिए लगाया गया था, कितने परसेंट पे, 12%। तो चलो सॉल्व करते हैं दोस्तों, क्या मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5 3 15 और 3 से काटा, ये कट गया कितने बार में, 4 बार। तो P1 बाई P2 यानी पहला वाला मूलधन बटे दूसरा वाला मूलधन जो आ रहा है वो कितने के बराबर आ रहा है, 4/3, यानी 4:3 में होगा। यानी हमारे सवाल का पहला जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी उन दोनों मूलधन के अनुपात जो होंगे वो कितने के बराबर होंगे, 4:3 के बराबर होंगे। सीधा सा क्वेश्चन था, सीधा सीधा सरल क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। आओ तो पढ़ लेते हैं क्या कहा गया है। 2 इनलेट पाइप A and B can fill an empty cistern in 24 hours and 33 hours respectively. They are switched on together, but the pipe B had to be closed 7 hours before the cistern was full. How many hours in all did it take to fill? क्या कहा गया है कि 2 पाइप हैं A और B जो किसी टंकी को क्रमशः कितने कितने घंटों में भर सकते हैं दोस्तों। तो कहा गया 22 घंटे और 33 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ चला दिया गया और टंकी को भरने के 7 घंटे पहले पाइप बी को बंद कर दिया गया। तो पूछा गया है कि पूरी टंकी कितने देर में भरेगी। तो चलिए सवालों को बना लिया जाए और देख लिया जाए। हमारे पास में 2 पाइप हैं, कौन से A और B। पहला वाला 22, दूसरा वाला कितना, 33, यानी कुल जो टंकी की क्षमता हो गई कितनी हो गई, 66। यानी इफिशियंसी की बात करें तो 3 और यहाँ बात की जाए तो 2। दोनों अगर साथ में चलेंगे तो कितना भर पाएंगे, 5। ठीक है, अब कहा गया है दोनों को साथ चला दिया गया। चलिए चला देते हैं, दोनों को साथ चला दिया गया, यानी A और B दोनों चल रहे हैं, A और B दोनों चल रहे हैं, और टंकी भरने के 7 घंटे पहले B को बंद कर दिया गया। यानी टंकी भरने के 7 घंटे पहले B को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। यानी ये 7 घंटे अकेले कौन चला होगा, तो हम कहेंगे सर ये 7 घंटे अकेले A चला होगा। यानी 7 गुने 3 यानी 21 यूनिट पानी A ने अकेले भरा है। तो इसका मतलब ये है कि पहले कितना यूनिट भरा होगा, तो टोटल 66 भरना था, जिसमें से 21 यूनिट पानी A अकेले भर चुका है, क्योंकि B के बंद होने पर A चल रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि 45 यूनिट पानी कौन भरेगा, A और B मिलकर भरेंगे। और 45 यूनिट पानी अगर A और B मिलकर भरेंगे तो कितना समय लगेगा, 45/9 घंटे, 45/5, यानी यहाँ से करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 घंटे। 45/5 घंटे करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 घंटे। तो यहाँ पे 9 घंटे हुए प्लस यहाँ 7 घंटे, तो कुल मिलाकर हमारे सवाल में कितने घंटे लग रहे हैं, तो पूरी टंकी को भरने में कितने घंटे लग रहा है समय, तो 16 घंटे। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं दोस्तों, बड़े आसान क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। आप इस तरीके से ना समझें कि बहुत ही हार्ड आएगा, हाँ, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि हर तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये अच्छी बात है। जिस बच्चे ने, जिस स्टूडेंट ने, जिस छोटे भाई बहन ने ढंग से इन्हें पढ़ा होगा वो एग्जाम इजिली क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। आइए चलिए, अगला क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिया है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि बॉडमस रूल हमेशा आता है, और इस पेपर में भी बॉडमस रूल दिया गया है। तो बॉडमस रूल के अनुसार हम यहाँ से क्या लिखेंगे, क्या दिया गया है, 64 भागे 4 का वर्ग गुने 2 + 2।
तो सबसे पहले किसे करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। यानी 16 से अगर हम 64 को भाग दें तो कितना, 4 गुने 2 प्लस 2, यानी यहाँ से क्या था, कितना मिला, 8 प्लस 2, यानी हमारे सवाल का आंसर कितना होगा 10। सीधा सा क्वेश्चन था, सीधे सीधे आंसर कितना होगा 10, यानी ऑप्शन नंबर 4। इसमें समय ज़्यादा नहीं लगाएंगे। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, बोर्डमस के क्वेश्चंस ग्रुप डी में आते ही आते हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। अगर किसी दोस्तों को, किसी भाई को या फिर किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी बोर्डमस में दिक्कत है तो वो बोर्डमस के वीडियो को जाकर देख सकता है, जहाँ पे मैंने हर तरह के क्वेश्चंस करवाए। इवन रेलवे में बहुत सारे आए हुए क्वेश्चनों पर भी हमने क्या की है, बात की है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, रेलवे ग्रुप डी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चनों में से एक होता है। उनमें से ये एक उदाहरण है। देख लेते हैं क्या कहा गया। क्वेश्चंस में कहा गया है, जब आप संख्या 14 के अंक को उलाट देते हो तो संख्या 27 से बढ़ जाती है। कितने अन्य 2 अंक की संख्या 27 से बढ़ जाती है जब अंक उलाट दिए जाते हैं। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम पकड़ लेते हैं हमारी 2 अंक की जो संख्या है वो कितनी है, 10x + y। हम पकड़ लेते हैं, ऐसे 2 डिजिट ऐसे पकड़ा जाता है x y। तो अगर अंक गणित में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, 10x + y। अब अगर इसे पलट दिया जाए, यानी अब इसे अगर उलट दिया जाए या पलट दिया जाए तो अब ये क्या बन जाती है, yx पलट कर, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10y + x लिख सकते हैं। ठीक, पलट कर ये मिली। अब सवाल में ये कहा जा रहा है कि ये जो बनी हुई संख्या है पलट कर यानी उलाट कर जो बनी गई संख्या है, हमने जो संख्या ली थी उस संख्या से 27 ज़्यादा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्या मिलता है। तो 10y - x - 10x - y = 27, यानी यहाँ से हमने किया तो क्या मिला, y 9y - 9x = 27, यानी अगर 9 आप कॉमन ले लें तो x - y = 27, यानी यहाँ से अगर हम काट दें यहाँ से 3 तो क्या मिला दोस्तों, y - x = हमें क्या मिल रहा है, y - x = हमें क्या मिल रहा है 3, यानी y - x = क्या मिल रहा है 3। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो इकाई का अंक है दहाई के अंक से क्या होगा, 3 ज़्यादा होगा। तो हमें ऐसे ऐसे अंक लेने हैं जहाँ पर इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 क्या हो, ज़्यादा हो, जिसमें से एक 14 हो चुका है। अगला क्या हो सकता है, और उनके बीच का अंतर कितने का हो, 3 का हो, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो क्या होगा, 2 5 पलट कर देखिए 27 है। ठीक, 2 5 पलट कर देखिए 27 है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखें क्या हो सकता है, 2 5 हो गया, फिर क्या हो सकता है 3 6 पलट के देखिए कितना होगा 63 में से करेंगे तो कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। ठीक है, फिर क्या हो सकता है 47, फिर क्या हो सकता है 58, ठीक, और कुछ 25 36 47 58 और कुछ नंबर हो सकता है क्या, सोचा जाए। दिख तो रहा है यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4 हुए हैं, और कुछ हो सकता है दोस्तों, सोचा जाए, थोड़ा सा सोचा जाए। अगर 6 और 9 लिया जाए तब देख लेते हैं। हाँ, तब भी अगर हम यहाँ से करते हैं 9 और 3 तो यहाँ से कितना होगा, 6 और 9 लिया जाए तो वहाँ पे 96 होगा। 96 से अगर हम इसको घटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, 6 और 9, जहाँ पे हमें क्या दिख रही है, हमारी इकाई अंक जो है वो दहाई अंक से क्या है, अधिक है। यानी कितने सारे हो गए, 1 2 3 4 5। यानी इस तरह से और कितने अंक बनाए जा सकते हैं कि जिनको अगर पलट दिया जाए तो पलटने के बाद जो अंक, जो संख्या हमें मिलेंगी वो 27 ज़्यादा होंगी। तो इस तरह के अंक जो हैं वो कितने हैं, 5 हैं, जिनके आपस में अंतर कितने का है, 3 का है, और जहाँ पर इकाई अंक दहाई अंक से हमेशा क्या है, 3 ज़्यादा है। तो चीज़ें क्लियर हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न था। बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। आइए, क्या कहा गया है, मौसा बताइए 117 और 195 का। तो चलो ना कर लेते हैं। मौसा बताइए 117 और 195 का। तो 117 को अगर हम तोड़ दें तो क्या मिलेगा, यहाँ से अगर हम तोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, 3 से अगर गुना करते हैं तो यहाँ से कितना मिला, 3 गुने, यहाँ से करेंगे 3 तिरके 9 और यहाँ पे 27, यानी कितना आ रहा है, 3 गुने 39। और यहाँ से अगर 195 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, चलो कर लेते हैं, 3 गुने, यहाँ से किया तो कितना मिला, 3 गुने, यहाँ से किया तो कितना मिला दोस्तों, मगर यहाँ से कर लिया जाए 3 गुने, तो यहाँ पर 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलेगा,
3 6 18, 3 5 15 यानी 65। इसे और तोड़ा जाए तो हमें इसे क्या मिलेगा, 3 गुने 5 गुने 13। तो 13 गुने 3 अगर हम करते हैं तो यहाँ से क्या दिख रहा है, 5 गुने 39, यानी हमारा जो SCF होगा वो कितने के बराबर होगा, 39 के बराबर होगा। यानी सीधे सीधे आंसर हो गया कितना, 39। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा, 4। बहुत आसान क्वेश्चंस दे रहा है, बहुत आसान क्वेश्चंस आ भी रहे हैं, तो ढंग से चीज़ों को करना है और ढंग से समझते हुए बढ़ना है। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या है। आइए चलिए सवाल को पढ़ लीजिए, ढंग से देख लीजिए क्या कहा गया है सवाल में, फिर में हम बढ़ेंगे आगे, देख लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए सवालों में क्या कहा गया है पढ़ लिया जाए। सबसे पहले कहा गया है निश्चित संख्या का 1/4 अपनी अगली संख्या के 5वें भाग से 3 अधिक है। क्या क्वेश्चन दिया, बेहतरीन। निश्चित संख्या का 1/4, तो निश्चित संख्या हम मान लेते हैं x, ठीक। x का 1/4 जो है अपनी अगली संख्या, तो अगली संख्या कितनी होगी, x + 1 होगी, उसके 5वें भाग, तो यानी उसके 5वें भाग का मतलब 1/5 भाग से अधिक है। तो चलो सवाल सॉल्व कर लेते हैं। तो x/4 माइनस x + 1/5 बराबर 3। तो चलो सॉल्व किया जाए दोस्तों, क्या मिलेगा, 20। 5x माइनस 4x माइनस 4 = 3। तो x = यहाँ से क्या मिला, 60, उधर चल जाएगा पार, यानी x = हमारा आंसर कितने के बराबर आ रहा है, 64 के बराबर। यानी x की वैल्यू हमारे सवाल में कितने के बराबर आ रही है, तो 64 के बराबर आ रही है। आप इस तरीके से बना सकते थे, आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। किस तरीके से ऑप्शन से चेक करोगे, 64 को अगर 4 से भाग दिया जाए तो क्या मिलेगा, 16, और 65 को 5 से भाग दिया जाए तो क्या मिलेगा, 13। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 3 का। आप बाई ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। समझ में आ रहा है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, देखें अगले क्वेश्चंस में क्या है। चलो सवाल में क्या कहा गया है, सवाल को थोड़ा ढंग से देखिए, ढंग से समझिए, पढ़ लीजिए सवाल में क्या है। अब मैं सवालों को यहाँ से पढ़ता हूँ। एक दुर्घटना का सामना करने के बाद एक ट्रेन अपनी गति से 2/3 की चाल से चलना शुरू कर देता है। इस वजह से ये अपने स्थान पर 45 मिनट लेट पहुँचता है। तो दुर्घटना के बिंदु से आगे की यात्रा का मूल समय ज्ञात करें। यानी उससे क्या पूछ रहा है कि उसकी वास्तविकता समय कितनी लगी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन से आप इस तरीके से ले सकते हैं। किस तरीके से, ये पहले और ये बाद, ठीक है। यानी इनिशियल मतलब पहले ले लिया और फाइनल मतलब बाद ले लिया, ठीक है। सबसे पहले चाल की बात करते हैं। तो चाल हमारा कितनी थी, यहाँ पे कहा गया है 2/3, यहाँ पे कहा गया 2/3। इसका मतलब पहले चाल 3 थी, अब चाल कितनी हो गई 2। अब समय की बात करें तो पहले 2 यूनिट समय लगता था, अब कितना समय लगता है 3। यानी कितना अधिक समय लग रहा है, तो हम कहेंगे 1 यूनिट। यानी कितना अधिक समय लग रहा है, तो हम कहेंगे 1 यूनिट। और इस 1 यूनिट की वैल्यू हमारे सवाल में कितनी मिनट कही गई है दोस्तों, इस 1 यूनिट की वैल्यू हमारे सवाल में 45 मिनट कही गई है। तो हमसे वास्तविक पूछ रहा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहेंगे 90 मिनट। यानी वास्तविक समय जो होगा वो कितने मिनट के बराबर होगा, 90 मिनट के बराबर होगा। यानी 90 मिनट पर वो क्या होगा, अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो वो अपने स्थान पर, उस जगह पर जहाँ पे उसे जाना था, वो आसानी से पहुँच जाता। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ रहा है। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को बनाने का अप्रोच समझ में आ रहा है कि किस तरीके से एग्ज़ामों में आप करोगे, किस तरीके से एग्ज़ामों में लेकर बढ़ोगे और कितनी स्मूथली हम सवालों को बना सकते हैं। इन चीज़ों पर हम बात करते हुए बढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। आइए क्या कहा गया है पढ़ लिया जाए। सवाल को देख लीजिए। अब सवाल मैं पढ़ता हूँ दोस्तों, जैसा कि आपने पढ़ ही लिया है। क्या कहा है, राशि 12 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से साइकिल चला सकती है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल सकती है। वो 66 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8.5 घंटे का समय लेती है, तो उसने कितना किलोमीटर पैदल तय यात्रा की। तो चलिए बना लिया जाए। तो यहाँ से अब अगर हम देखें और यहाँ से अगर हम सोचें तो देखो यहाँ से बहुत सारे तरीके हैं। आप इस सवाल में चाहें तो एलिगेशंस भी लगा सकते हैं, आप इस सवाल को चाहें तो बेसिक तरीके से भी बना सकते हैं। जिस तरीके से अच्छा लगे उस तरीके से आप सवालों को कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर देखते हैं एलिगेशंस लगा कर करते हैं कितना क्या है नहीं। अगर राशि 12 किलोमीटर साइकिल से चल रही है तो 66 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगता, तो हम कहते हैं 5.5 घंटे लगते अगर वो साइकिल से जाती। ठीक, यानी 66 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगता था, हम कहते हैं 5.5 यानी 5.5 घंटे लगते।
और अगर वो पैदल जा रही है यानी वॉक करते हुए जा रही है तो 66 किलोमीटर वो कितने की रफ्तार से तय कर रही है, 4 के रफ्तार से, यानी कितना समय लगेगा, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 16.5 घंटे, ठीक, 16.5 घंटे। तो अब यहाँ से निकाल लेते हैं, ये है साइकिल और ये है पैदल, ठीक है। साइकिल से अगर वो जाती है तो 5.5 लगता, पैदल वो जा रही है तो 16.5 लग रहा है और कुल मिलाकर 8.5 लग रहा है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं ना दोस्तों। तो यहाँ से हमसे कहा गया है कि यहाँ से अगर हम करेंगे तो कितना मिलेगा 8 और यहाँ से अगर हम करेंगे तो कितना मिलेगा 3, ठीक है। यहाँ से हो गया 8 और 3, ठीक है। और कुल मिलाकर हमने कितने की दूरी तय की है, तो हम कहेंगे 66 किलोमीटर की दूरी तय की। तो 8 + 3 11, तो 11 की वैल्यू 66 किलोमीटर होगी। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहेंगे 6 किलोमीटर। तो हमसे पूछा गया पैदल कितना गए, तो हमारे सवाल का आंसर होगा 18 किलोमीटर। यानी पैदल जाने में जो समय, जो उसने दूरी यात्रा तय की है वो कितना तय की है, 18 किलोमीटर। सीधे सीधे आंसर हो गया, ठीक है। यानी हमारे सवाल का आंसर क्या होगा, 18 किलोमीटर। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सा सीधा सा एलिगेशंस आप लगा सकते हैं और एलिगेशन से क्या करते हैं, इस सवाल को बना सकते हैं। तो सवाल को देख लीजिए किस तरीके से है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, किस तरीके से हमने सवालों को बड़े आसानी ढंग से और हल किया है और चीज़ों को समझते हुए बढ़े। तो उम्मीद करता हूँ आप सवालों के अप्रोच को पकड़ पा रहे हैं कि किस तरीके से क्या है नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चंस पे, देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या है। आइए, कहा क्या गया है, सवालों को देखो, समझा जाए, अब सवालों को पढ़ा जाए। तो सवाल में क्या कहा गया है दोस्तों, सवाल पढ़ लेते हैं कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 8:7:5 है। यदि लंबाई आधी हो जाए, चौड़ाई दोगुनी हो जाए और ऊंचाई आधी हो जाए तो कमरे की 4 दीवारों को रंग करने की लागत कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम कुछ एक्स नहीं मानते, हमें पता है कि 4 दीवारी का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 गुने लेंथ प्लस ब्रेथ गुने हाइट। 4 दीवारी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो अब सवाल को बना लेते हैं, पहले हमें कितना लग रहा था, तो हम कह लेंगे यहाँ से 2 गुने 8 + 7 गुने 5, यानी यहाँ से किया तो कितना हो गया, यहाँ से किया तो कितना मिला 15, 15 दूनी 30 यानी 150। यानी पहले हमें 150 यूनिट हमारा क्या हो रहा था, कुल एरिया लग रहा था, किसका, 4 दीवारी की एरिया। अब सवाल में क्या कहा गया है कि अब बोल रहा है कि लंबाई को आधी कर दें, तो लंबाई को आधी कर देते हैं। लंबाई को आधी करने का मतलब है 8 है तो 4 हो जाएगा। चौड़ाई को क्या कर देते हैं, 2 गुना, चौड़ाई को 2 गुना कर दे तो ये 14 हो जाएगा। और फिर क्या कहा गया है, ऊंचाई को भी क्या कर दे, आधी कर दे, तो ऊंचाई को भी आधी कर दे तो क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं, अब कितना मिलेगा, 2 गुने 4 + 14 गुने 5/2। तो चलो यहाँ से कर ले, ये कट गया, यहाँ से किया तो कितना मिला 18, 18 × 5 90। यानी पहले हमें 150 लगता था और अभी कितना लग रहा है, 90 लग रहा है। इसका मतलब कमी कितने की हुई दोस्तों, तो हम कहेंगे 60 की कमी हुई है, कितने में, 150 में, × 100%, ठीक। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अगर काट दे 30 दूनी और ये 25 और 5 से इसको काट दे तो 20 बार में, यानी हमारे सवाल का आंसर कितना % कम हो जाएगा, 40%। क्योंकि अगर क्षेत्रफल 40% कम गया तो हमारा पैसा भी 40% क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा, 4। बाकी कुछ था नहीं सवाल में, सीधा सा सीधा सूत्र के ऊपर था, 4 दीवारी का सूत्र पता है, बना दीजिए सवालों को। तो उम्मीद करता हूँ सवाल बहुत अच्छे से ढंग से आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। चलो, अब ये दर्द बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट में झलक रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आ चुके हैं और इस तरह का क्वेश्चन देखे तो वो और कंफ्यूज कर दिया, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, मैं समझाता हूँ पहले वो लिखा क्या है, उसके बाद सवाल को बताऊँगा। सवाल में कुछ इस तरीके से लिखा है कि अगर tan थीटा की वैल्यू अल्फा होगी तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स अल्फा होगी। यही तो लिखा है यार। अब इसी चीज़ को वो बेचारा समझाया ऐसा है कि बच्चा डर जाता है कि अरे सर क्या लिखा हुआ था, क्या कर दिया, ठीक। कॉट के लिए भी वही, क्या देखो, कॉट अल्फा इक्वल टू, अगर यहाँ पे थीटा होगा दोस्तों, थीटा छूट गया है, कॉट अल्फा इक्वल टू थीटा, तो थीटा इनवर्स इक्वल टू, नहीं कॉट थीटा नहीं कॉट फाई है ना, कॉट फाई इक्वल टू थीटा, तो यहाँ फाई होगा, ठीक है। यहाँ पे कॉट थीटा करो, यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू फाई होगा, तो कॉट फाई इक्वल टू क्या होगा, थीटा होगा। चलो यहाँ से मिल गया। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर भी छूट गया, यहाँ पर भी ले लेते हैं। तो tan इनवर्स गामा
प्लस कॉट इनवर्स गामा का वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। माना tan इनवर्स गामा इक्वल टू क्या मान लूँ, a मान लेता हूँ। तो गामा इक्वल टू क्या आएगा, tan a, ठीक है। और फिर और मान लेते हैं, ठीक है, कॉट इनवर्स गामा इक्वल टू b, तो गामा इक्वल टू क्या आएगा, कॉट b, ठीक, आ चुका। अब दोनों ही आपस में क्या है, बराबर हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं tan a इज इक्वल टू कॉट b, tan a इज इक्वल टू कॉट b। और ये संबंध तभी होगा जब दोनों में क्या रिलेशन हो, कौन सा रिलेशन हो, दोनों में tan a इक्वल टू, ये कौन से रिलेशन में है, जब कॉम्प्लीमेंट हो, हाँ या ना, यानी क्या हो, कॉम्प्लीमेंट रिलेशंस में हो। यानी यहाँ से अगर हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस बीटा। तो आप देखेंगे tan से tan कट गया, तो a इज इक्वल टू क्या मिला, 90 डिग्री माइनस बीटा। तो बीटा ये इधर ले लीजिए, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना मिलेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 90 डिग्री के बराबर आ गई। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 90। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 90। यानी tan इनवर्स गामा प्लस कॉट इनवर्स गामा इक्वल टू वैल्यू कितने के बराबर होगी, 90 के बराबर होगी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर जिस तरीके से ढंग से लिखा गया था वहाँ पर क्या कर दिया गया था, कॉम्प्लिकेशंस कर दिया गया था। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, आ जाओ। अब इस सवाल को भी पढ़ लो। इस तरह के सवाल हमने देखा है कि हर एक पेपर में आ रहा है, जहाँ पे हम पेपर में क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको बनाने का तरीका भी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन जब आए तो क्रिस क्रॉस मेथड लगाइए, आसानी से हो जाता है। क्या कहा गया है, पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है लड़के और लड़कियों के बारे में बताया गया, ये है लड़के और ये है लड़कियाँ। कहा गया है लड़के और लड़कियों के संख्या का अनुपात कितना था, 9:11, ठीक है। और अंत में जाकर कितना हो गया, 13:15 हो गया, ठीक। अब क्या कहा गया है, जब 50 लड़के आते हैं, 50 लड़के आते हैं और 50 लड़कियां क्या करती हैं, छोड़कर चली जाती हैं, यही तो कहा गया है। 50 लड़के आते हैं और 50 लड़कियां छोड़ के चली जाती हैं। तो पूछा गया है कि आरंभ में लड़कियों की कुल संख्या कितनी थी। तो चलो कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम किए तो यहाँ से कितना मिला, चलिए क्रिस क्रॉस मेथड मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कैसे होगा, और यहाँ पे लिख कर देता हूँ। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो कितना कितना मिलेगा, यहाँ से करेंगे तो हमें मिलेगा 11 × 13 143 माइनस 135, 143 माइनस 135 कैसे, 11 × 13 143 और 15 9 135, यानी इनके बीच का अंतर कितने कहा गया, 8 का, ठीक है। और ये कितने के बराबर होगा, यहाँ से किया तो 15 × 50, यानी 15 × 50 किया तो कितना मिलेगा दोस्तों, तो हम कहेंगे 15 × 50 मिलेगा 750। अब यहाँ पर किया तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 13 × 50 किया तो कितना मिलेगा, 650। यानी यहाँ से अगर हम जोड़े तो क्या मिला, 0 0 1400। तो 8 की वैल्यू कितनी आ गई, 1400 आ गई। यानी 8 की वैल्यू कितनी आ गई, 1400 आ गई। तो चलिए एक वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर 8 की वैल्यू 1400 तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से निकाल लेते हैं 1400 बटे 8, यानी 8 से काटा तो कितने बार में कटेगा, 8 एकम 8, ठीक, 60, 8 सत्ते 56 और 5, यानी कितना आ रहा है, 175। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 175। तो हमसे गर्ल्स पूछा गया था, तो 11 × 175 से अगर हम गुना कर दे तो हमें कितना मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। 11 × 5 55, यहाँ पे हाथ, यहाँ पे 2 82, और कितना आएगा 1925। यानी लड़कियों की कुल जो संख्या थी वो कितने के बराबर थी, 1925 के बराबर थी। यानी उत्तर होगा कितना, 1925। तो समझ में आ रहा है इस तरह के सवालों को किस तरीके से हल करना है, ठीक है। बहुत आसान था, चीज़ें आपने पढ़ी हैं। मैंने फिर से कहा कि इस तरह के क्वेश्चंस को आपको कैसे बनाना है, क्रिस क्रॉस मेथड लेकर बनाना है। कहीं पर भी एक्स वैक्स पकड़ने मत जाइएगा, सवालों को ढंग से करिए, जिससे कि आप चीज़ों को बहुत आसानी से ढंग से कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि हर एक जगह पर इस तरह के क्वेश्चन एग्जामों में आ रहे हैं जहाँ पर आपको क्रिस क्रॉस मेथड सीखना बहुत ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया। आई मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं अगले क्वेश्चंस में जाने के पहले कि कैसे करते हैं। कई लोगों को ये वीडियो में क्रिस क्रॉस मेथड नहीं समझ में आ रहा है। कुछ नहीं करना है, ऊपर दोनों पड़ोसियों का मारपीट करवाइए, अंतर निकाल लीजिए। फिर नीचे दोनों पड़ोसियों का मारपीट करवाइए, अंतर निकाल लीजिए। दोनों आपस में बराबर होंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। इसके बाद जो पूछा आप वहाँ से निकाल लीजिए। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया है, पढ़ लिया जाए।
देखा जाए क्वेश्चंस में क्या कहा गया है दोस्तों। तो क्वेश्चंस में कुछ इस तरीके से कहा गया है, चतुर्भुज की दोनों भुजाओं की लंबाई 64 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है अगर उनके बीच का कोण 90 डिग्री है। अन्य दो भुजाओं में से प्रत्येक 50 हैं तो चतुर्भुज के अन्य 3 कोण समकोण नहीं है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, सबसे पहले हम इसे फिगर बनाते हैं। यहाँ पे इस तरीके से फिगर बना लेते हैं, दोनों के बीच जो है वो समकोण है यानी 90 डिग्री, ठीक। यानी ये 64 सेंटीमीटर हो गया और ये हो गया 48 सेंटीमीटर, क्या बात है, ठीक। यहाँ से यहाँ हम ले लेते हैं, यह है 50 सेंटीमीटर, ठीक। इस तरीके से हमने ले लिया, ठीक। तो अगला भी कितना है, यहाँ से यहाँ, तो ये भी है कितना 50 सेंटीमीटर। चलिए हो गया। तो आपको पता है कि इस तरह के त्रिभुज का अगर समकोण त्रिभुज ले लिया समकोण चतुर्भुज ले लिया जाए और समकोण है, तो यहाँ से सूत्र क्या होगा, तो ये हमारी ऊंचाई हो गई। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी दोनों जो क्या होते हैं समानांतर भुजाएं होते हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, 50 + 64 गुने 48। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं, तो यहाँ से क्या मिला 1/2 गुने, यहाँ से करेंगे तो कितना मिलेगा 4, 114 गुने 48। 48 को ऐसे लिख लेते हैं 50 - 2, बेहतर होगा। यानी यहाँ पे अगर हम काट दें तो कितने बार में कटेगा, यहाँ से अगर हम काट दें तो यहाँ से कहेंगे 57 बार में, ठीक आ रहा है ना, नहीं 57 बार में देख लेते हैं 4, और हाँ ठीक है। तो यहाँ से हमने किया तो क्या मिला दोस्तों, यहाँ से किया तो हमें क्या मिलेगा 0, 5 7 से 35, यहाँ पे 3, 25, 28, 50, और यहाँ से किया तो कितना मिलेगा 114 माइनस, यहाँ से किया 6, 4 में से किया 3, 7, 2, यानी कितना आ रहा है 2736 है कहीं पर 2736 पहला ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा ए के बराबर होगा, यानी 2736 के बराबर हमारे क्या होगा, इस चतुर्भुज की क्या होगी, क्षेत्रफल होगी। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम सवालों को सॉल्व कर रहे हैं और किस तरीके से सवालों को लेकर बढ़ रहे हैं। और कैलकुलेशंस देखो, मुझे जो ठीक लगा मैंने ये किया, मैंने 48 को ना काट कर सीधे 48 को 50 - 2 लिख दिया, जहाँ से हम कैलकुलेशंस को बड़े आसानी से क्या कर पा रहे थे, तरीका अपना अपना होता है कि किस तरीके से एग्जाम में हम बड़े आसानी से सवालों को कर पाएँ, सीख पाएँ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। आइए, फिर से टिग्नोमेट्री। भैया टिग्नोमेट्री तो रेलवे में परेशान करेगा ही, उसका फेवरेट पोर्शन में से एक है। अब आपका दर्द झलक रहा है तो अब क्या किया जा सकता है, आइए सवाल को बना लेते हैं। क्या कहा गया है, ए की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, tan 30 डिग्री के बराबर है, और tan 30 डिग्री कितने के बराबर होता है, 1/√3। चलो भैया यहाँ हो गया। फिर b बराबर ये लिखा गया है कितना, tan 60 माइनस tan 30 + 1 प्लस, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो दोस्तों हम कहेंगे ये फॉर्मूला होता है x + y का। क्या होता है, लिख लिया जाए, सॉरी ये फॉर्मूला होता है x - y का। क्या होता है फॉर्मूला, लिख लिया जाए, tan x माइनस tan y, देख रहे हो ना, tan x + tan y 1 + tan x × tan y, ये फॉर्मूला इसका होता है। तो अब यहाँ से अगर हम इसे लेके तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, तो चलिए तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, b बराबर हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से अगर हमने किया तो tan 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और tan 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री का मतलब tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मतलब कितना, 1/√3। तो a की भी वैल्यू √3, b की भी वैल्यू √3, यानी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो सवाल में क्या पूछा गया था, a और b के बीच में क्या संबंध है, तो सीधे सीधे कहेंगे कि a जो है b के क्या है, बराबर, a जो है वो b के क्या है, बराबर है। तो चलो अगले क्वेश्चंस की ओर देखें, अगले क्वेश्चंस में क्या है, आ जाओ। कुछ क्वेश्चंस ऐसा दे रहा है कि जो कि हम बार बार कह रहे हैं वो बउआ क्वेश्चन है, उनमें से एक ये भी है, देख लो क्या है। क्या कहा गया है, 5/9 जब दूसरी संख्या, यहाँ पे 1 मिनट, अब ठीक है, 5/9 जब दूसरी संख्या से गुना की जाती है तो प्राप्त अंक 10/3 हो जाता है, तो दूसरी संख्या क्या है। तो चलिए सवाल को बना लेते हैं यार, क्या था, ऐसे क्वेश्चन आए तो सीधे सीधे 5/9 को जब किसी दूसरी संख्या से गुना की जाती है तो प्राप्त अंक 10/3 होता है। तो उड़ाओ ना यार 3 से, और ये उड़ेगा 2 से, यानी x के वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 6 के। ये सब तो बोनस है, रेलवे आपको खुद पास करवाना चाहती है, क्या किया जाए, बस आप पढ़ना नहीं चाहते, रेलवे तो खुद ही पास करवाना चाहती है, आप करना ही नहीं चाहते। क्या है ये सब क्वेश्चन में बताओ,
इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही धज्जियाँ उड़ेंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बिना समय गवाए, क्योंकि समय गंवाने से बेहतर है अगला क्वेश्चन देखा जाए। आइए चलो अब क्वेश्चन देखे क्या कहा। कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में एक दीवार बनाती है, जबकि एक विध्वंसक एक दीवार को 25 घंटे में पूरे तरह से ध्वस्त कर देती है। सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले निकाल लेते हैं। एक जन जो है 10 घंटे में दीवार को बनाती है और दूसरा जो है वो 25 घंटे में दीवार को गिरा देती है। यानी यहाँ पे 10 घंटे में इसने दीवार बनाई और 25 घंटे में इसने स्वाहा कर दिया। यानी कुल कितना हो गया दीवार, अगर हम मान ले तो 50। यानी इसकी क्षमता कितनी हो गई, तो हम कहेंगे सर जी 5 यूनिट, और इसकी क्षमता कितनी हो गई 2 यूनिट। ठीक है, ठीक। अब पढ़ लेते हैं। 25 घंटे में पूरे दीवार को ध्वस्त कर देती है। अब क्या कहा गया है सवाल में कि बिल्डर और विध्वंसकारी दोनों क्या करते हैं, दोनों को शुरू में सम्मिलित जमीन एक साथ काम करने के लिए तैयार किया जाता है। यानी दोनों जो हैं एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 15 घंटे के बाद इनको बाहर निकाल लिया गया। तो दीवार बनाने में कुल कितना समय लगा। तो चलो सवाल तो बड़ा आसान है कि दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 15 घंटे में क्या होता है, विध्वंसकारी निकल जाता है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो हमें एक चीज़ पता है कि +3, यानी हमारा काम कितना होगा, +3 करके बनता चला जाएगा। तो यहाँ से अब देख लेते हैं कि यहाँ से A + B दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं और कितने घंटे बाद निकाल दिया जाता है, तो कहा गया 15 घंटे बाद। तो 15 घंटे बाद B को भगा दिया जाता है या हटा दिया जाता है। अब यहाँ पे अकेला काम कौन करेगा, A। हमें करना कितना है 50, तो इस 15 घंटे में कितना काम हो गया है, तो हम कहेंगे सर 15 × 3 यानी 45 काम हो चुका है और बचा हुआ काम कितना है 5। अब इस 5 काम को करने में A को कितना समय लगेगा, तो समय बराबर कितना होगा, तो हम कहेंगे 5/5 यानी A को और 1 घंटे लगेंगे बाकी काम को शेष करने में। तो कुल समय कितना लगा, तो यहाँ से हम कहेंगे 15 घंटे प्लस यहाँ से कहेंगे 1 घंटे, तो कुल समय बराबर कितने के बराबर होगा दोस्तों, तो कुल समय बराबर होगा कितने के, 16 घंटे के। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा 2। यानी कुल जो समय लगेगा वो कितने घंटे के बराबर लगेगा दोस्तों, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 2। बड़े आसान से सीधे सीधे क्वेश्चन हैं, जिन्हें अगर आप ढंग से समझो और ढंग से करो तो बड़ी आसानी से आप पेपर को क्रैक कर सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं होगी। आइए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े। अब क्या पूछा गया है, मौसा हो गया। अब क्या पूछा गया है, लौसा। तो चलो लौसा निकाल लेते हैं, कितना है 86, तोड़ दिया जाए 2 × 43। तो भैया 43 है तो इससे भी 43 तो जरूरी मिलेगा, 129। तो 129 को तोड़ा तो क्या मिलेगा, 6 × 129 को अगर तोड़े 43 से तो कितना मिलेगा, 3 × 43। तो हमसे क्या पूछा गया है, लौसा। तो चलो निकाल लेते हैं। तो क्या मिलेगा, लौसा में 2 आएगा, × 3 आएगा, × 43 आएगा। तो 6 से कर लेते हैं 18, 1 यानी 258। सवाल का आंसर कितना हो गया, 258 है, कहीं पर है ऑप्शन नंबर 2। यानी सवाल का आंसर क्या होगा, 258, लघुत्तम समावर्तक। चलो बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आ जाओ। अब मजा आ रहा है क्वेश्चंस पढ़ने में। कहा गया है कि एक व्यक्ति जब 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाते हुए 1.5 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाता है, जब वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाने पर वह 4.5 मिनट देर से पहुंचता, तो बताइए वो कितनी दूरी पे। अब इस सवाल के बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, बहुत सारे लॉजिक बताए गए। मैं एकदम सिंपल सा बता, मैं मान लेता हूँ, माना, ठीक है, तो क्या है, माना दूरी बराबर d, ठीक है। अब यहाँ बताओ, माना दूरी बराबर d। अब जब वो d किलोमीटर की दूरी कितने के हिसाब से 48 मिनट पहले पहुँचता है और यहाँ पर चाल, दूसरी चाल कितनी है 36, यानी कम है, यानी ये समय ज़्यादा लेगा। d/36 के चाल से चल रहा था, जब वो 36 के चाल से चल रहा था तो d किलोमीटर जाने में उसको जितना समय लग रहा था, और अब वो जब d किलोमीटर 48 की चाल से जा रहा है तो अब जितना समय लग रहा है, दोनों के बीच का अंतर कितने का होगा, तो पहले 1.5 मिनट पहले पहुंचता था और अभी 4.5 मिनट देर से पहुंचता है, तो दोनों के बीच का अंतर कितने का, 6 का। और ये मिनट में है तो बटे 60 कर दो। तो यहाँ से सॉल्व किया तो कितना मिलेगा, देख लिया जाए, 144 यानी 4d - 3d = 1/10। तो d बराबर 144/10, यानी यहाँ से सॉल्व किया तो कितना मिलेगा, 14.4 किलोमीटर हो गया सवाल का आंसर, है ना।
एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, जिन्होंने इस तरीके से सवालों को नहीं पढ़ा है वो बहुत लंबे चौड़े और फॉर्मूले में जाते हैं, नहीं, कॉन्सेप्ट से सीखो। एक चीज़ बता देता हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपसे आ जाए किस तरह से पहले पहले अगर दे दे, पहले पहले दे दे या फिर देर देर दे दे, तो आप क्या करोगे, समय का अंतर निकालोगे। लेकिन अगर पहले दे दे और फिर देर दे दे तो आप समय के बीच में क्या निकालोगे, जोड़ दोगे। वही करना है, सीधी सीधी सी बात है। ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा याद रखिए, बड़े आसानी से सवाल बना सकते हैं आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। पहले पहले का मतलब यहाँ पर देखो पहले है और यहाँ पर क्या है, देरी है, तो इसलिए हमने क्या किया, दोनों ही समय को क्या किया, जोड़ दिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। आइए हाँ पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, आ जाओ। सवाल में क्या कहा गया है, एक व्यक्ति की आयु जो अपने पुत्र की आयु की 6 गुनी है, ठीक है, मैंने 6 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन नाउ, ठीक है, इन 6 ईयर टाइम यानी 6 वर्षों बाद देयर एज विल बी इन द रेशियो 7:2। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो ले लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या है। पिता और पुत्र की बात हो रही है, पिता और पुत्र। कहा गया है अगर पुत्र 1 होगा तो पिता कितना होगा, 6 होगा। अब कहा गया है इन 6 ईयर टाइम्स यानी 6 साल बाद, यानी 6 साल बाद उनका जो अनुपात होगा वह 7:2 होगा। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं और मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या देखना होता है कि इनके अनुपात आपस में क्या आने चाहिए, बराबर आना चाहिए घटाने के बाद। तो 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, यानी 1:1। तो 1 की वैल्यू अगर 6 साल होगी तो क्या पूछा गया है दोस्तों, तो उनके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु सीधे सीधे निकल रहा है कितने साल, तो हम कहेंगे 6 साल। ठीक, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 6 साल। मैं फिर से बता दूं किस तरह से बनाने का तरीका क्या है कि अगर पुत्र 1 होगा तो पिता कितना होगा, 6 होगा और 7:2 हो गया। यहाँ से अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो 7 में से 6 घटाया 1, 2 में से 1 घटाया 1, तो 1 की वैल्यू 6 साल, तो ऊपर में यही थी आपकी वर्तमान, तो 1 की वैल्यू कितनी, तो 6 साल होगी। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए, क्या कहा गया है कि एक वस्तु 8 सेकंड में 15 मीटर और फिर 12 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या है। तो चलो यार, औसत चाल का मतलब तो हम जानते हैं, क्या औसत चाल का मतलब बताओ, बोलो, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो गई, कुल दूरी हो गई 15 और यहाँ कितनी हो गई 25, ठीक है, कुल दूरी। और कुल समय कितना हो गया, तो यहाँ हो गया 8 सेकंड और यहाँ पर हो गया 12 सेकंड, ठीक, मीटर प्रति सेकंड निकल गया। यानी यहाँ से कट बढ़ा दो यार, 40 है और यहाँ पे कितना है, तो 2, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड। यानी उत्तर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी 2 मीटर प्रति सेकंड आपके सवाल का क्या हो गया, उत्तर हो गया। क्योंकि औसत चाल की मतलब ही होती है कुल दूरी बटा कुल समय। आइए अगला क्वेश्चन देख लें क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लें क्या कहा गया है और पढ़ लेते हैं। 3/4, यहाँ पे 5/32 लिख दिया गया, यहाँ पे 3/4 होना चाहिए, थोड़ा सा सही कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे ये 3/4 होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब सवाल पढ़ लेते हैं। 3/4 जब दूसरी संख्या में गुना किया जाता है, तो चलो कर लेते हैं भैया। 3/4 जब दूसरी संख्या में गुना किया जाता है तो प्राप्त 5/8 होता है, ठीक है। तो यहाँ से उड़ा दो 2 बार, तो यहाँ से क्या मिला, x = क्या मिलेगा, 5/6। तो दूसरी संख्या क्या थी, तो सीधे सीधे से आंसर कर लेते हैं, 5/6 थी। सवाल खत्म, कुछ था नहीं सवाल में और है। चलो अब क्या कहा गया है, 33 आउट ऑफ 60 कितना %, यानी जो 33 है, क्या बाबा, 33 जो है 60 का कितना प्रतिशत है। अब ये इस तरह के सवाल अगर दे दिए तो आपको रेलवे तो पास ही ना करवाना चाहता है यार। अब ऐसे में भी कहोगे कि रेलवे ऐसा पेपर दिया था तब तो हो गया। यहाँ से कटा 3 और यहाँ से कटा 5, 3 से कटा 11, तो आंसर कितना % होगा, 55%। क्या है यार सवाल, ठीक, तो उत्तर मारो झट से, कितना %, 55%। ये सब सवालों में टाइम लगाने का मतलब है आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। क्या है, 18, 23, 33, 48, 68, अगला क्या, यही पूछा गया है ना। चलो बना लेते हैं। यहाँ से यहाँ का अंतर कितना, +5, यहाँ से यहाँ का अंतर कितना, +10, यहाँ से यहाँ का अंतर कितना, +15, यहाँ से यहाँ का अंतर कितना, +20, तो यहाँ से यहाँ का अंतर कितना होगा, +25। तो चलो जोड़ लेते हैं, 8 × 5 = 13, यहाँ पर 1, यानी कितना मिलेगा, 93 हो गया सवाल का आंसर। तो दोस्तों क्लियर हो रहा है कितने आसान से क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जहाँ पे आप चीज़ों को ढंग से पढ़ पाओ। तो बस आज हम यहीं तक बातें करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से एग्जामों के पेपर को सॉल्व करना चाहिए और किस तरीके से एग्जामों को पेपर को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं।
तो फिर से मैं कहूँगा शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो दोस्त भाई बहन जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वीडियो पहुँचे और वो भी सक्सेस की मिठाई खाएं जो कि वो खाना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स ज़रूर करिए। थैंक यू।